हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटू जिगर को मैं। अब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने अचानक पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आखिर है क्या? क्या पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका को वाकई निशाना बना सकता है? भारतीय मिसाइल जौहरी वॉरहेड कहां तक ले जा सकते हैं? और बैनुल अक़वामी इदारे भारत के जौहरी प्रोग्राम को गैर महफूज क्यों समझते हैं? पाकिस्तान, जिसका मिसाइल प्रोग्राम IAEA ने दुनिया के महफूज तरीन जौहरी प्रोग्रामों में शुमार किया, आखिर पाकिस्तान पर ही तनकीद क्यों? आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? VLC पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा यकीनी बनाना हर रियासत का बुनियादी हक है। अपने इसी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने सन 1954 में एक पुरअमन और महफूज जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी और सन 1984 में एटॉमिक बॉम्ब बनाने की सलाहियत भी हासिल कर ली थी। मई सन 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान भी अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने पर मजबूर हो गया। 28 मई सन 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपनी जौहरी ताकत का ऐलान किया। जौहरी सलाहियत के बाद भारत ने जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ शुरू कर दी और रिवायती और गैर रिवायती हथियारों के ज़खायर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम क्यों शुरू किया, इसके सारे मराहिल क्या थे, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं। उसका लिंक हम बायो में दे देंगे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम कैसे शुरू किया और इंडिया के साथ उसका क्या मवाजना है। बहरहाल, भारत ने जब अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया तो लामहला पाकिस्तान को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करना पड़ी। हमारा हमसाया भारत हमसे 3 जंगें लड़ चुका है। आज भी वो पाकिस्तान के वजूद को मिटाने के दरपे है। हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता और तो और अपनी क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक देता है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक इसके घिनौने अज़ाइम कभी भी ढके छुपे नहीं रहे। इस वक्त उसके पास 500 से जायद एटमी हथियार हैं। वो ऐसे बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर चुका है जिनकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1 से जायद जौहरी हथियार ले जाने के काबिल भी हैं। इसके अलावा समुंदर में खड़ी इसकी 2 जौहरी आबदोजें आलमी अमन को मुसलसल ललकार रही हैं। भारत के इन जारहाना अज़ाइम को देखते हुए अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पाकिस्तान ने पहले जौहरी सलाहियत हासिल की और फिर मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। और मजे की बात यह है कि अमेरिका ने भारत की जौहरी सलाहियत और मिसाइल प्रोग्राम पर तो हमेशा आंखें बंद किए रखी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए खतरा करार देता है। इससे पेशतर कि मैं आपको पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से आगाह करूं, मैं चाहता हूं कि आपको अमरीकी खदशात से ज़रा आगाह कर दूं। अभी चंद रोज़ कबल अमेरिका ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मुआवनत के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी आयद की थी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये चारों इदारे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और उनके लिए आलात की तरसील में मुलव्वस हैं। इन इदारों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी कि NDC के अलावा अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फेलियट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। रवां साल अमेरिका की जानिब से तीसरी मर्तबा पाबंदियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले सितंबर और अप्रैल में भी अमरीकी महकमा खारजा चंद पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर चुका है। अब मामला यहां तक रहता तो ठीक थी, लेकिन अमरीका की जानिब से अब एक मज़े का खेज दावा भी किया गया है और वो ये है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारामत मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिससे वो अमरीका को भी निशाना बना सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर का कहना है कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और ऐसे दीगर हथियार बना लिए हैं जो उसे बड़ी रॉकेट मोटर्स के जरिए
तजर्बात करने की सलाहियत देते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से बाहर भी अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत आ जाएगी। रूस, शुमाली कोरिया और चीन के बाद बहुत जल्द पाकिस्तान भी अमरीकी अहदाफ को बराह रास्त निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। जॉन फाइनर का दावा है कि हमारे लिए यह मुश्किल होगा कि हम पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका के लिए खतरे की हैसियत से ना देखें। अब मैं आपको आगाह करता हूं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हकीकत में है क्या, जिससे अमरीका खतरा महसूस कर रहा है। तो जनाब, पाकिस्तान के पास इस वक्त बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की एक वसी रेंज मौजूद है। इसमें पहले नंबर पर है राद यानी हतफ 8, जो 350 किलोमीटर तक मार कर सकता है। फिर बाबर यानी हतफ 7, जो 700 किलोमीटर तक हदफ को तबाह कर सकता है। फिर नसर यानी कि हदफ 9 है, जो 60 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। हतफ 1 है, जिसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर है। अब्दाली हतफ 2, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। हतफ 3 गजनवी है, जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शाहीन 1 यानी कि हतफ 4 है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। हतफ 5 गौरी है, जो 1500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। हतफ 6 शाहीन 2 मिसाइल है, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। और आखिर में अबाबील है, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। अब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर नजर दौड़ाएं तो आसानी से पता चल जाता है कि इसके पास मौजूद ज्यादा से ज्यादा मार करने वाला मिसाइल सिर्फ एक ही है, और वो है शाहीन 3। इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। 2021 में जब शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा किया गया था, उस वक्त के नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद किदवाई ने अपने एक बयान में कहा था कि यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, और इसका मकसद इंडिया में अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ, खास तौर पर अंडमान और निकोबार जजीरों और मशरिक में वो मकामात हैं जहां उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की बेसिस तामीर की जा रही हैं, उनको निशाना बनाना इस मिसाइल का वाहिद मकसद है, ताकि इंडिया को छुपने के लिए कोई जगह ना मिल सके। और उन्होंने मजीद ये वाजे किया कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि इंडिया में ऐसी जगह हैं जहां वो काउंटर या पहली स्ट्राइक के लिए अपने सिस्टम्स छुपा सकते हैं, और पाकिस्तान इन मकामात को निशाना नहीं बना सकता। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि पहली स्ट्राइक क्या होती है और काउंटर स्ट्राइक क्या होती है। पहली स्ट्राइक, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐसे होते हैं कि जब वो जाके किसी जगह फेंके जाएं तो उधर तबाही इस आलम की होती है कि अगर आपके वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार पड़े हैं तो वो भी वहीं पर ज़ाया हो जाते हैं। अब दो चीज़ें हैं। पहला है कि आप पहले स्ट्राइक कौन करता है, और उसके लिए जो एनिमी का एयर डिफेंस रडार सिस्टम होता है उसको चकमा कैसे दिया जा सकता है। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि आपके पास ऐसा मिसाइल हो जो दुश्मन के रडार से बचकर हमलावर हो सके, ताकि उसको रास्ते में इंटरसेप्ट करके तबाह ना किया जाए। और दूसरी चीज़ कहलाती है काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी यह है कि अगर आपके ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है या न्यूक्लियर वॉरहेड गिरा दिया है, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप किसी और जगह से, आपका सिस्टम किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर इसकी तबाहकारी से वो महफूज रहे और वो वहां से दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सके। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अब सवाल ये है कि अगर शाहीन 3 और अबाबील डिज़ाइन ही सिर्फ भारत को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं, तो फिर अमेरिका इससे खौफज़दा क्यों है? अगर आप भारत का हुजम देखें, उसका रकबा देखें और पाकिस्तान का रकबा देखें, तो आपको ये इल्म होगा कि भारत पाकिस्तान से बहुत बड़े रकबे का मालिक है, और पाकिस्तान को भारत में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दरकार हैं। और जब से भारत के पास सबमरीन्स हैं तो वो इस रेंज को मजीद बढ़ा सकता है। ये जानने के बावजूद अमेरिका
इस खदशे का इजहार किए जा रहा है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों की रेंज और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। दरअसल अमरीकी तशवीश की एक और वजह यह भी है कि अबाबील 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम है। इस तशवीश की बुनियादी वजह यह है कि कोई भी 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम ज्यादा रेंज वाले सिस्टम की बुनियाद बन सकता है। मोबाइल लॉन्चर वाले इस सिस्टम को एक बहुत अहम सलाहियत माना जाता है, क्योंकि किसी भी सरप्राइज हमले की सूरत में ये सिस्टम ना सिर्फ बड़ी आसानी से मुख्तलिफ मकामात पर कैमोफ्लेज किए जा सकते हैं, बल्कि इन्हें बाआसानी ऐसी जगह भी ले जाया जा सकता है जहां दुश्मन को इनका पता ना चल सके। अमेरिका को शायद ये तशवीश है, शक है कि इस सिस्टम में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है जिसकी बदौलत ये मिसाइल मुस्तकबिल में बड़े जौहरी वॉरहेड ले जाने के काबिल हो जाएंगे। अबाबील के बारे में अमरीकियों का दावा है कि शायद वो 3 से ज्यादा वॉरहेड ले जाने की सलाहियत बहुत जल्द हासिल कर लेगा। अमरीका ने रवां साल अप्रैल में इन सिस्टम्स के मोबाइल लॉन्चर्स पर भी पाबंदी लगाई थी। उस वक्त अमेरिका की जानिब से जारी करदा फैक्ट शीट में कहा गया था कि बेलारूस में कायम मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए खुसूसी गाड़ियों की चिप्स फराहम की हैं। अमेरिका को एक फिक्र यह भी है कि पाकिस्तान कहीं फौजी और सिविलियन मकासद के लिए अपना स्पेस व्हीकल लॉन्च ना कर दे। ऐसा करने से इसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत भी आ जाएगी। यहाँ ये भी आपको वाज़ेह करता चलूं कि न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए स्पेस प्रोग्राम बहुत अहम है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूं कि न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए स्पेस प्रोग्राम बहुत अहम है। ये आपको ना सिर्फ हदफ का दुरुस्त निशाना बनाने के काबिल बनाता है, बल्कि आप दिफाई निगरानी के काबिल भी बन जाते हैं। ताहम पाकिस्तान का फौरी तौर पर स्पेस प्रोग्राम शुरू करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि इसने तो ये मंसूबा 2047 तक मुकम्मल करने की मंसूबाबंदी कर रखी है। ये था अमेरिका के बेबुनियाद खदशात का अहवाल, और इससे पहले मैंने आपको पाकिस्तान के पास मौजूद मिसाइल रेंज से भी आगाह कर दिया है। अब जरा आप भारत के मिसाइल प्रोग्राम की तफसीलात भी जान ही लें, ताकि आपको पता चल सके कि ये खेल आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम को समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप MRV मिसाइल टेक्नोलॉजी को जान लें। अब MRV मिसाइल टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि अगर हदफ के करीब पहुंचने पर इनके खिलाफ मुखालिफ समत में मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हो तो वो उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फास्ट बॉलर गेंद को स्विंग करता है, जिसमें वो बैट्समैन के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी रफ्तार के साथ साथ स्विंग पर भी निसार करता है। दरअसल MRVs मिसाइल में कई वॉरहेड्स होते हैं जो आजादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आजादाना तौर पर ही अपने अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं, और हर एक का फ्लाइट पाथ यानी फिजाई रास्ता मुख्तलिफ होता है। एक स्विंग करके इधर जा सकता है, दूसरा इधर जा सकता है और तीसरा शायद सीधा, यानी कि एक ही बॉल में यॉर्कर, आउट स्विंग और इन स्विंग भी। वैसे तो इंडिया के पास तबाही फैलाने वाले मिसाइलों की वसी रेंज मौजूद है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, निर्भय और ब्रह्मोस जैसे कई मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। अब हाल ही में इंडिया ने MRV अग्नि 5 का 1 से ज़ायद वॉरहेड्स के साथ तजर्बा किया है। ये बैनुल बरे-आज़मी मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसकी रेंज कम अज कम 5000 से 8000 किलोमीटर है, जबकि इसके मुकाबले में हमारे अबाबील की रेंज महज 2200 किलोमीटर है, और ये पूरी दुनिया में सबसे कम रेंज तक मार करने वाला MRV भी है। इंडिया का अग्नि P भी MRV है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कबल अज वक्त हमला करने की सलाहियत का हामिल भी है।
भारत का सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल रिवायती के साथ साथ न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा इंडिया के पास ऐसे कई सिस्टम्स मौजूद हैं जो पहली स्ट्राइक के लिए जमीन, फिजा और समुंदर से भी लॉन्च हो सकते हैं। मैं आपको यहां याद दिलाता चलूं कि सन 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में आ गिरा था। आपको याद है, सर्दन पंजाब में, जिसके बारे में इंडियन वजारत दिफा की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान की हुदूद में गिरने वाला ब्रह्मोस मिसाइल हादसाती तौर पर इंडिया से फायर हुआ था। पाकिस्तान को यकीन है कि इंडिया ब्रह्मोस को पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस और कमांड एंड कंट्रोल के खिलाफ पहली स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब इंडिया का यह कहना कि यह हादसाती तौर पर फायर हुआ था, तो ना तो हम रोटी को चोची कहते हैं, ना पानी को मम, ना चावल को अप्पा हुजूर। पाकिस्तान को यकीन है कि इंडिया ब्रह्मोस को पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस और कमांड एंड कंट्रोल के खिलाफ पहली स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और फिर इंडिया दावा कर सकता है कि हमने तो महज रिवायती हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि इस तरह की किसी भी रिवायती स्ट्राइक को पहला जौहरी हमला तसव्वुर किया जाएगा। अब इस सब के अलावा इंडिया फिजा में जौहरी मिसाइलों और जंगी तैयारों को तबाह करने वाला इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 भी बना चुका है। यह मिसाइल जमीन के मदार के अंदर और बाहर दोनों ही जगह 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जौहरी मिसाइलों और जंगी तैयारों को तबाह कर सकता है। इसी तरह रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम को भी हाल ही में इंडियन फौज के हवाले कर दिया गया है। यह जदीद तरीन रूसी मिसाइल सिस्टम फिजा में जंगी तैयारे, जासूसी जहाज, हमला आवर ड्रोन्स और दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी निशानदही करके उन्हें फिजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि जौहरी मिसाइलों और एवैक्स जैसे जंगी नौइयत के तैयारों को फिजा या जमीन के मदार से बाहर तबाह करने की टेक्नोलॉजी इससे पहले सिर्फ अमेरिका, इसराइल, रूस और चीन जैसे मुल्कों के पास थी, लेकिन अब यह सलाहियत इंडिया के पास भी है। इंडिया की वाज़े अस्करी बर्तरी के बावजूद अमरीकी पाबंदियों का शिकार हमेशा से सिर्फ पाकिस्तान ही रहता है। अब इन पाबंदियों पर चचा गालिब का शेर याद आता है कि हैरान हूं, दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं। चलिए आइए अब जरा अमेरिकन इमदाद की भी कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को अमेरिकी अस्करी इमदाद सन 1955 में मिलना शुरू हुई थी। तब से अब तक अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात यूं ही खराब होते हैं तो पहली तलवार अस्करी इमदाद पर ही चलती है। 1965 में पाक भारत जंग में पाकिस्तान अमेरिकी पाबंदियों का शिकार बना। 71 में पाक भारत जंग के बाद भी अमेरिका ने अपनी इमदाद महदूद की। जो ही रूस अफगानिस्तान से वापस गया, अमेरिका को फौरी तौर पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तशवीश लाहक हो गई और यूं प्रेस्लर तरमीम के जरिए पाकिस्तान की इमदाद बंद करने की कोशिश की गई। खैर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिकी इमदाद के दरवाजे हम पर फिर से खुल गए थे। ताहम जब से अमेरिका सरकार अफगानिस्तान से वापस गई है, तब से हमारी दिफाई सलाहियत फिर से उसकी आंख का कांटा बन चुकी है। इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि सिर्फ जो बाइडेन के दौर में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर 6 मरतबा पाबंदी लगाई गई है। हालिया पाबंदी में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 निजी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जबकि इससे पहले नेस्कॉम और स्पार्को समेत कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी पाबंदियों की जद में आ चुकी हैं। ये तो थी अमेरिकी इमदाद और उनकी पाबंदियों की एक मुख्तसर सी दास्तान। अब जरा जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। जौहरी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ और उनका अदम फैलाव किसी चैलेंज से कम नहीं होता। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुनिया का महफूज तरीन जौहरी प्रोग्राम है। अभी तक पाकिस्तान में ना तो कोई जौहरी हादसा रिपोर्ट हुआ है और ना ही कभी गैर जिम्मेदारी पर मबनी कोई वाकया रूनुमा हुआ है। लेकिन इसके बरअक्स इंडिया का जौहरी प्रोग्राम गैर महफूज करार दिया जा चुका है। विल्फोर्ड कैनेडी स्कूल के
بیلفر سینٹر برائے سائنس اینڈ بین الاقوامی امور نامی ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نے 2008 میں بھارت کے ایٹمی ریسرچ سینٹر کے سیکیورٹی انتظامات ناقص قرار دیے تھے۔ بھارت کے ایٹمی پاور سٹیشن کے اندر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار نے اپنی رائفل سے 3 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ آگے سنیے۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے تابکاری مواد دریا میں پھینکنے کا واقعہ رپورٹ ہوا، جس سے نہ صرف متعدد افراد ہلاک ہوئے بلکہ گلوبل وارمنگ میں بھی اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ناقص سیکیورٹی انتظامات کے باعث بھارت کے ایٹمی ہتھیار چوری ہونے کا شدید خطرہ بھی ہے۔ بدقسمتی سے بھارت میں ایٹمی مواد چوری ہونے کے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مثلاً 2021 میں مہاراشٹرا کی پولیس نے 2 افراد کو تقریباً 7 کلو گرام قدرتی یورینیم کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ 2021 میں ہی جھارکھنڈ میں پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن کے قبضے سے 6.5 کلو گرام یورینیم برآمد کی گئی تھی۔ 2022 میں اتر پردیش کی پولیس نے تابکاری مواد سے لدی ایک عام سی سوزوکی وین کو پکڑا تھا، اور جولائی 2024 میں اتراکھنڈ کی پولیس نے دہرادون میں 5 افراد کو جوہری مادے اور ریڈیوگرافک کیمرے کے ساتھ گرفتار کیا تھا، جو بھابھا ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے چرایا گیا تھا۔ تابکاری مادہ برآمد کیے جانے کا ایک واقعہ ابھی 3 ماہ پہلے سامنے آیا تھا، جب اگست 2024 میں بہار کی پولیس نے گوپال گنج ضلع میں 3 افراد کے قبضے سے 50 گرام نایاب کیلیفورنیم پتھر برآمد کیا تھا۔ اب ایسے مسلسل واقعات کی وجہ سے بھارت کے سیکیورٹی اقدامات پر سوال اٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس الحمدللہ پاکستان میں ایٹمی مواد، ہتھیار اور تمام تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا ان امریکی پابندیوں سے پاکستان کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس کا واحد جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ پاکستان نے پابندیوں کے دوران ہی اپنا ایٹمی پروگرام کامیابی سے مکمل کیا تھا۔ پاکستان کا میزائل پروگرام بھی امریکی ٹیکنالوجی اور معاونت کے بغیر ترتیب دیا گیا تھا۔ ہم اپنے کسی بھی میزائل کے لیے امریکی یا مغربی ٹیکنالوجی کے کسی بھی جز پر انحصار نہیں کرتے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ پابندیاں دراصل بھارت اور اسرائیل کی ایما پر لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کی جوہری طاقت سے یہی 2 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ پاکستان کو یقین ہے کہ ان پابندیوں کی بدولت دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعاون پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جس طرح ماضی میں پاکستان کا میزائل پروگرام مسلسل آگے بڑھتا رہا، آئندہ بھی اس کی گروتھ اور حجم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر میں ناظرین پر واضح کرتا چلوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے، اور اس نے یہ پہچان بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری کرتے ہوئے حاصل کی ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا مضبوط نظام اور اقدامات کی بدولت ہمارے جوہری اثاثوں کے غیر مجاز استعمال کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ پاکستان اپنے نظریے پر سختی سے کاربند ہے کہ اس کی جوہری صلاحیت جارحیت کے لیے نہیں بلکہ بیرونی خطرات کو روکنے کے لیے ہے۔ علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کم سے کم قابل اعتماد ڈیٹرنس کی پالیسی برقرار رکھتا ہے۔ شماریاتی شواہد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی تعمیل کئی جوہری ریاستوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کم سے کم قابل اعتماد ڈیٹرنس کی پالیسی برقرار رکھتا ہے۔ شماریاتی شواہد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی تعمیل کئی جوہری ریاستوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کو کبھی بھی اپنے جوہری سیکیورٹی پروٹوکول کی دستاویزی خلاف ورزی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاکستان میں جوہری ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال زراعت، ادویات اور صنعت کو سپورٹ کرتا ہے، اور جوہری توسیع اور علاقائی بالادستی پر ہندوستان کی توجہ پاکستان کے پرامن نقطہ نظر سے بالکل متصادم ہے، جس کی مثالیں میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔ اسی لیے
पाकिस्तान ने मुनासिब अंदाज में अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि इस तरह की पाबंदियों से खित्ते के तरवीराती इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़मिरात होंगे। दफ्तर खारजा ने पाबंदियां आयद करने के अमरीकी फैसले को अफसोसनाक और मुतअस्सिमाना करार देते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम हिफाजत और सलामती के आला तरीन मेआरात पर अमल पैरा है। और सच पूछिए तो हर किसी को नज़र आ रहा है कि ये फैसला मुतअस्सिबाना भी है और मज़े का खेज़ भी, क्योंकि आजकल हवा चली हुई है और अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है। बहरहाल ना तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पाबंदियां नहीं हैं और ना ही मगरबी दुनिया के ये रवैये। हम पहले भी इसी तरह से परवान चढ़ते रहे, फलते फूलते रहे और आगे भी चलेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।